वेलकम टू अवर चैनल। आज हम शुरू करते हैं अभी क्लास 12th के की जो अकाउंटेंसी की हमारे पूरे सिलेबस की सीरीज रहेगी और उस सीरीज की आज हम फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। और वो फर्स्ट वीडियो में आज हम पढ़ेंगे 12th अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। यानी आज हम जो स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहां आज हम इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से थ्योरेटिकल पोर्शन जो इसका वो कवर करेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो आज का देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर, हमारे चैप्टर का नाम रहेगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब इस वीडियो के अंदर या इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी चीजें, चाहे वो मीनिंग से रिलेटेड है, चाहे वो फीचर्स है, चाहे वो राइट ऑफ पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप गिफ्ट की बात कर रहे हैं, या फिर जो भी इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इसके, वो सारे हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या होता है पार्टनरशिप, व्हाट इज द पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यानी कि आपने जो 11th क्लास में जहां आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11th में आपने जो पढ़ा, क्लास 11th में आपने जो एक अकाउंटिंग के अकाउंट्स के अंदर जो भी चीजें पढ़ी हैं, एक पूरी जो आपने प्रोसेसिंग को पढ़ा है, वो पूरी प्रोसेसिंग आपकी एक सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड, जो हमारा बिजनेस फॉर्मेट था जिसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड थी। तो वहीं पे हम उनको आज देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे जिसका नाम दे दिया गया है सोल ट्रेड। तो सोल ट्रेड के अंदर आपने जो पढ़ा, यानी कि जितनी भी आपने बाकी चीजें सारी ऐसे ही रहेंगी, चाहे आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, इसमें जर्नल था, कैश बुक था, या आपकी सब्सिडरी बुक्स थी, इसके अलावा आपका लेजर, इसके अलावा आपकी ट्रायल बैलेंस समरी कहते हैं, या फिर आप फाइनल अकाउंट्स की बात करें, वो सारा प्रोसेस जो है यहाँ भी सेम रहने वाला है। लेकिन फिर भी हम बिग पार्टनरशिप को क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जो सोल ट्रेड के अंदर कुछ आपकी लिमिटेशन थी। जैसे एक तो जो रिस्क था वो काफी हाई था, क्योंकि इंडिविजुअल ओनर था तो उसके पास जो रिस्क था वो काफी हाई था। इसके अलावा जो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी वो एक लिमिटेड थी, यानी कैपिटल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होते तो एक इंडिविजुअल ओनर जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता इन कंपैरिजन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसलिए भी हमने क्या वहाँ पे कैपिटल की जो कम अमाउंट आपके पास अवेलेबल था। या फिर मैनेजमेंट स्किल की बात करें तो कुछ लोग होते हैं उनके पास पैसा है लेकिन मैनेजमेंट स्किल नहीं है। या फिर कंटिन्यूटी की बात करें कि जब बिजनेस को आपको कंटिन्यू करना है तो मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन उसको मैनेजमेंट भी संभालना, बहुत सारी बिजनेस की एक्टिविटी अगर वो एक ही बंदा देख रहा है तो वहां पे क्या होगा अभी, तो वो सारी चीजों को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। या फिर कोई इलनेस हो जाती है, बीमारी है या कोई भी इमरजेंसी है, तो उससे क्या होगा, उसका बिजनेस एकदम से क्लोज हो जाएगा। तो इसी चीज से बचने के लिए हमारा जो नया बिजनेस फॉर्मेट है उसका नाम है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के अंदर आप देखोगे तो पार्टनरशिप में ज्यादा कुछ नहीं है, चीजें वही है, बिजनेस वही है, यहाँ पे क्या नंबर्स ऑफ पर्सन वो इंक्रीज हो गया। तो पार्टनरशिप की अगर डेफिनेशन पढ़े, देखो पार्टनरशिप के ऊपर हमारा जो एक्ट अप्लाई होगा वो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप पढ़ी जाएगी। सारा जो ट्रीटमेंट होगा इसके अकॉर्डिंग ही होगा, चाहे वो फंडामेंटल की बात करें, चाहे एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, सारी चीजें इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़नी है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो डेफिनेशन देता है वो क्या कहता है, द रिलेशन बिटवीन द पर्संस। क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, पर्संस के बीच में। अब यहाँ पे देखो प्लूरल सेंस यूज करेगी, नहीं पर्संस हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल्स है, नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो मोर देन वन होंगे, यानी एक से ज्यादा होंगे। वो एग्री टू शेयर, जो किस बात को लेकर सहमत हो, एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसके प्रॉफिट है, बिजनेस, एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री करते हैं। किस कौन सा बिजनेस है, कैरिड बाय ऑल, वो बिजनेस को सारे ही चला रहे हैं। या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक उन सबके लिए काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, द पार्टनरशिप इज द relation between the two persons who have agreed to share the profit of a business carried by all or any of them acting for all, या उनमें से कोई एक है उन सभी के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए भी ये डेफिनेशन है कि सिर्फ दो ही आदमी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इसकी फीचर्स बनेंगी, तो फीचर्स जो है वो डेफिनेशन से ही निकल के आएंगे आपकी बहुत सारी। अगर मैं पहले फीचर्स की बात करूं, यानी कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन के अंदर वर्ड यूज किया पर्संस, तो यहाँ पे जो पर्संस कितने होंगे, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी पार्टनरशिप में, तो कम से कम आपके पास मिनिमम जो है 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि 2 पर्संस आर रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए कम से कम में 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है मैक्सिमम कितने होंगे, तो मैक्सिमम की लिमिट हमारी 50 है।
तो मैक्सिमम 50 रहेंगे, मिनिमम 2 रहेंगे एज पर द कंपनी एक्ट। क्योंकि जो ये कंपनी एक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी मैक्सिमम नंबर की जो लिमिट्स है वो नहीं दी गई है, लिखी नहीं गई, तो इसलिए यहाँ पे ये कहाँ लिखी गई है, ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे माना कि 50 पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम हो सकता है। तो हमारी फर्स्ट फीचर क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टनर्स या 2 और मोर पर्सन। तो मिनिमम 2 पर्सन एंड मैक्सिमम 50 पर्सन आर पार्टनर्स इन ए फर्म। उसके बाद कोर पर्पस की बात करते हैं। हमारा पर्पस क्या होता है बिजनेस को, मेन हमारा पार्टनरशिप का मेन पर्पस होता है हमारा एक लॉफुल बिजनेस रन करना। यानी कि यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट ऐसा ही है कि लॉफुल बिजनेस फॉर प्रॉफिट। हम एक ऐसा बिजनेस रन करने वाले हैं, ऐसा बिजनेस चलाने वाले हैं जो हमारा मेन मोटिव जिसके अंदर क्या होगी, प्रॉफिट अर्न करना हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप कहा जाएगा। तो क्लियर है अभी यहाँ पे आपकी डेफिनेशन। इसके बाद आपकी जो फीचर्स हैं, एक आपकी मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स की है, दूसरी फीचर आपने पढ़ी कोर पर्पस की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर्स आएगी इससे रिलेटेड पार्टनरशिप की जो फीचर्स हैं वो देखिए। अभी यहाँ पे पार्टनरशिप की जो बाकी फीचर्स हैं हमने आगे ही डेफिनेशन में पढ़ा, द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु एग्रीड टू शेयर। तो एग्रीड की बात हुई थी, तो नेक्स्ट फीचर्स क्या है हमारे पास, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पर्सन, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा अभी, जिसके अंदर वो डिस्कशन करेंगे कुछ भी चीजें बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें कि पैसा कौन लगाएगा, कितना पैसा कौन लगाएगा, प्रॉफिट जो शेयरिंग है वो किस रेशियो में होगा, या फिर जो किसी पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, या इसके अलावा भी किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, ये सारी जो चीजें हैं वो पहले से डिस्कस की जाती है और उस डिस्कशन के लिए उसी चीज के ऊपर उनका एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट क्या हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एक रिटन एग्रीमेंट ही करोगे, आप ओरल यानी कि आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद आप पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं बड़ा इजीली। तो यहाँ पे क्या है, ओरल एंड रिटन जो है आपकी एग्रीमेंट होना जरूरी, यानी कुछ ना कुछ डिस्कशन जरूर करेंगे, फाइनल जरूर करेंगे बिजनेस शुरू करने से पहले, चाहे वो आपका रिटन में चाहे वो ओरल। नेक्स्ट आपके पास है बिजनेस पर्पस। अब हमने बिजनेस का पर्पस पढ़ा, अभी बिजनेस का पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना था। यहाँ पे एक और चीज है, बिजनेस एग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, मस्ट कैरी ऑन ए लॉफुल बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस रन करना है भी जो हमारा लीगल हो, इलीगल बिजनेस को पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। मान के चलिए कोई भी दो लोग हैं इकट्ठे होते हैं, वो ड्रग्स का कारोबार करते हैं इलीगल एक्टिविटीज में, या चोरियां करते हैं मिलकर, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो इलीगल एक्टिविटी में आ जाएगी। तो हमें लॉफुल बिजनेस रन करना है भी, और वो भी किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। बिना प्रॉफिट के जब आप इसको रन कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, वो आपको पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट फॉर द चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करें तो वो पार्टनरशिप नहीं है। देखो आपने बहुत सारे एग्जांपल देखोगे अपने आसपास के, जैसे कोई भी क्लब आपको देखने को मिलेगा, भी कोई ट्रस्ट आपका नाम आपने सुना होगा, या फिर जैसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, गुरुद्वारास हैं, गौशालास हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये भी बिजनेस एक्टिविटी, मतलब इसमें भी क्या है, सेल परचेज होती है। अब मान लो कोई हो सकता है भी कोई ट्रस्ट है, सोशल सर्विस का काम करता है, मतलब लोगों को क्या फ्री में चीजें बांट रहा है जो उनके यूज के हैं, कोई कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई जूते डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे ना। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पेमेंट आ नहीं रही है, जा नहीं रही, वो सारी चीजें आते हैं, लेकिन वहां पे जो उनका मेन मोटिव है ना, वो सोशल सर्विस है, वो वहां पे प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट है कोई भी आपका, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम प्रॉफिट नहीं अर्न करते उनको हम क्या बोलते हैं, या तो उनको एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के अंदर उनको काउंट किया जाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो इंस्टीट्यूट होते हैं, इसको पार्टनरशिप में काउंट नहीं किया जाता। पार्टनरशिप कहाँ होगा, जहाँ पे आपका एक बिजनेस रन कर रहे हैं, आप लीगल बिजनेस रन कर रहे हैं, और वहां पे आप प्रॉफिट मोटिव यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब बिजनेस रन करते हैं तो उसको कहा जाएगा पार्टनर्स। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये इसकी एक लिमिटेशन भी किसको कह सकते हैं, यानी कि डिमेरिट्स है पार्टनरशिप की, यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम जो आपने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर वो आपको पे करना होगा, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स ही नहीं है आपकी लाइबिलिटी। पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर ए फर्म फॉर ऑल द फर्म्स डेब्ट बियॉन्ड द कैपिटल, यानी कि कैपिटल के बाद भी अगर जितने भी फर्म के डेब्ट्स होंगे, जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज होंगी, वो सारी पार्टनर्स पर्सनली पे करने के लिए लाइबल होंगे। मान लिया आपने कोई भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस में आपका जो है मान लीजिए लॉस हो जाता है यहाँ पे 10 लाख रुपीज का, और जब हम सारी ही एसेट्स को, फर्म की जो एसेट्स हैं उनको सेल कर देते हैं, यानी कि अगर हम क्लोज भी कर दें लॉस के रीजन से, तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो फाइनली जो पेमेंट बनी उन सारी एसेट्स से, तो आपकी सिर्फ 8 लाख ही बनती है।
तो 8 लाख तो आपने वहां से पे कर दिए। उसके बाद जो 2 लाख रुपए बचेगी पेमेंट, वो पेमेंट कहाँ से पे करेंगे, वो पार्टनर जो है पर्सनली पे करेंगे। यानी कि उनके जो पर्सनली अमाउंट है, पर्सनली अपने अकाउंट से, अपनी एसेट्स से जो है वो उनको पे करना पड़ेगा, उनको अपने घर से ही पे करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बात होती है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर फर्म में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है तो लॉस फर्म का तो से जब तक कवर होता है ठीक है, उसके बाद फाइनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो पार्टनर्स की होगी उसको कवर करने की, उसको पे कर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रॉफिट शेयरिंग। ये बहुत पहले आ चुका है डेफिनेशन में, इसमें हमने बात करी थी एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। तो हम एग्री ही इस चीज के ऊपर करते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। प्रॉफिट्स किस चीज से शेयर करेंगे भी आप, अपने बिजनेस के। लॉस है तो लॉस भी शेयर करेंगे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप इसी का नाम है। जब तक प्रॉफिट शेयर नहीं होंगे तब तक पार्टनरशिप नहीं बनेगी। क्योंकि आपने देखा सोल ट्रेड के अंदर भी एक अगर एक ही मालिक है बिजनेस के अंदर, तो भी वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उसके हेल्प के लिए बहुत सारे कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय उसने रखे होते हैं, लेकिन उनको पार्टनर्स क्यों नहीं कहते, क्योंकि उनको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल रहा, उनको सैलरी मिलती है। जब सैलरी के ऊपर कोई काम करा तो वहां पे एम्प्लॉयज कहा जाएगा, लेकिन जब उसको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा तो वो पार्टनर कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस। क्लियर, नेट म्यूचुअल एजेंसी। अब यहाँ पे देखो एक दूसरे के साथ सहमति होती है। यहाँ पे एक चीज आती है म्यूचुअल एजेंसी के अंदर कि जो ईच पार्टनर बोथ एन एजेंट एंड द प्रिंसिपल, यानी कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो चाहे 2 हैं चाहे 4 हैं, जो भी आपके एग्जाम्पल हैं, मतलब वहां पे हर पार्टनर एक प्रिंसिपल की फॉर्म में होता है, एजेंट की फॉर्म में भी होता है, डबल रोल में होता है दोनों। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, दोनों ही पार्टनर है। यहाँ सी भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। यहाँ पे क्या है, ए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है किसी भी थर्ड पार्टी के साथ, मतलब किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी अदर फर्म के साथ वो क्या कर रहा है, अभी कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन कर दिया। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, फर्म के बिहाफ में किया, फर्म के लिए उसने वो डिसीजन लिया, तो जब वो डिसीजन ले रहा है वो तो क्या है, एज ए प्रिंसिपल काम करेंगे, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन काम करे, उसके बाद डिसीजन मेकिंग पावर है, तो वो क्या है, एज ए प्रिंसिपल काम करेगा। और जब इसने डिसीजन लिया होगा तो वो डिसीजन किसके ऊपर भी अप्लाई होगा, बी के ऊपर भी अप्लाई होगा, सी के ऊपर भी अप्लाई होगा। एंड जो फर्म की तरफ से डिसीजन लिया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, वो तो सभी को मानना पड़ेगा, बी को भी मानना पड़ेगा और सी को भी मानना पड़ेगा। इस केस में दोनों ही क्या कर रहे हैं, ए के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो दोनों ही एजेंट है, यानी फर्म के लिए काम करें, ए के लिए काम करें, क्योंकि एज ए एजेंट वर्क फॉर अदर्स। ए क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल की फॉर्म में। सेम सिचुएशन में अगर बी होता भी, बी कोई डिसीजन लेता है तो प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल है तो डिसीजन कौन किसके ऊपर भी अप्लाई होगा, ए और सी के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो क्या होगा, वो एजेंट की फॉर्म में। सेम चीज सी के ऊपर भी आता है, हर चीज आपके पास इसी तरीके से रहने वाली है। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, जॉइंट ओनरशिप। जॉइंट ओनरशिप क्या कहता है, जॉइंट ओनरशिप कहता है बिजनेस एसेट्स आर जॉइंटली ओन्ड बाय द ऑल पार्टनर्स। बिजनेस की जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे जॉइंट ओनर है। जॉइंट ओनर का मतलब है कि यहाँ पे हर एसेट्स के ऊपर, हर प्रॉपर्टी के ऊपर आपकी ओनरशिप बराबर की होती है। बराबर की मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होती है। मान के चलिए यहाँ पे हमारे प्रॉफिट बिजनेस के अंदर एक लैंड है, क्लोजिंग के टाइम में 10 लाख, दूसरी मान के चलिए कोई प्लांट है भी, या मशीनरी मान लीजिए वो भी आपकी 10 लाख की है। जो इसके अलावा और कोई व्हीकल आपके पास हो सकता है, कार है, वो हमारे 5 लाख की है। तो यहाँ पे जो पार्टनर थे 3, उनकी रेशियो मान के चलो मैं 2:1, तो उसके हिसाब से तो 10 लाख की एसेट्स एक की होनी चाहिए 25 में से, दूसरे की 10 लाख और तीसरे की 5 लाख। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि एक को ए ले ले, एक को बी, एक को सी। यहाँ पे क्या होगा, लैंड के अंदर भी दोनों की जो पार्टनर्स हैं तीनों, उनकी रेशियो 2:1 होगी। प्लांट के अंदर भी रेशियो क्या होगी, 2:1 में ओनरशिप होगी, और जो कार है उसके अंदर भी जो रेशियो है वो 2:1 में ही ओनरशिप होगी। यानी अगर हमारे ये एग्जांपल लिया हमने 2:1 भी, ये कोई फिक्स नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से एग्जांपल माना है। तो यानी कि हर प्रॉपर्टी के ऊपर जो ओनरशिप रहेगी वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगी। ये नहीं है कि मतलब एक एसेट्स पे उसका राइट है, दूसरी पे उसका, हर एसेट्स पे हर पार्टनर का जॉइंटली राइट होता है। क्लियर है पॉइंट। तो ये थी आपकी क्या, फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। तो यहाँ पे क्लियर हुआ भी पॉइंट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें, इससे आगे वाला जो टॉपिक हमारा रहेगा फीचर्स के बाद, हम पढ़ेंगे राइट ऑफ द पार्टनर्स। तो राइट ऑफ पार्टनर्स कौन कौन से राइट होते हैं किसी भी पार्टनर के पास भी, तो वो देखिए हमारे पास अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो राइट्स मेनली क्या होते हैं। देखो जब बिजनेस कर रहे हैं, पैसा लगाया है, तो राइट्स भी हमारे पास होंगे। जब हमारी लायबिलिटी अपनी है
तो राइट्स है पार्टिसिपेट इन द बिजनेस मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट जो राइट आता है कि हम बिजनेस की मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो भी पैसा हमने लगाया, बिजनेस हमारा है, तो बिजनेस को मैनेज करना या उसको देख रेख करना तो हमारा ही काम है, इतना राइट तो हमारे पास रहेगा। या कोई भी डिसीजन हमें लेना तो उसके अंदर हमें इंक्लूड होना चाहिए, ये राइट हमारे पास होते हैं। यानी कि हमने बोला था कैरिड बाय ऑल पार्टनर्स, वो सारे उसको मिलकर चलाते हैं या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक चलाता है। लेकिन राइट की बात करें तो मैनेजमेंट में या डिसीजन मेकिंग में जो राइट है वो हर पार्टनर का होता है, ठीक है, जितने भी पार्टनर्स फर्म के अंदर होते हैं। नेक्स्ट जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि आपके पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो भी आपके पास रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, चाहे आपके लेजर्स हैं, जर्नल्स हैं, कैश बुक हैं, फाइनल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जितने भी आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स कभी भी इंस्पेक्शन यानी नोटरी कर सकते हैं, कभी भी रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास राइट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए से द प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर हमारे जो फीचर्स हमने पढ़ी, यानी कि हर पार्टनर्स के पास जो भी एग्रीड रेशियो की रही होगी उस एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट रिसीव करने का राइट होगा। लॉस है तो लॉस भी वो पे करेगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी रिसीव करने का राइट उसका रहेगा। रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड इन द डील। अगर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, देखो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग तो कुछ भी बोल रखा आपको, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रखा है, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो भी पे करना पड़ेगा, चाहे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट अपनी तरफ से हो सकती है, सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, जो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है वो तो आपको हर चीज का राइट होता है, ठीक है। यहाँ पे है एक्ट डन इन द गुड फेथ, यहाँ पे आपके पास राइट होता है कि जो भी आपने गुड फेथ में काम किया है तो वो आपके उसके अगर आपको लॉस भी होता है, आपकी जो फेथ है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका जो मोटिव है वो सही होना चाहिए काम करने का। उसके बाद भी अगर लॉस हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम, तो हमारे पास राइट है कि हम गुड फेथ के साथ काम करें, यह हमारी ड्यूटीज भी है, हम गुड फेथ के साथ काम करेंगे। इसके अलावा देखो हमारे पास कुछ और भी राइट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने किसी भी फर्म को लोन एडवांस दिया, यानी कि पार्टनर जो है वो फर्म को क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, एडवांस में उसने कोई भी पेमेंट किया है, लोन प्रोवाइड किया है, और वो पार्टनरशिप डीड में उसका इंटरेस्ट का कोई जिक्र भी नहीं किया, फिर भी जो है पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि उसको 6% पर एनम के हिसाब से जो इंटरेस्ट लेने का राइट होगा। यानी किसी भी पार्टनर ने अगर फर्म को एडवांस दिया है पैसा तो उसके ऊपर उसको 6% पर एनम के हिसाब से जो है आपका इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम उसके बाद की बात करूं मैं, और आपके पास कौन कौन से राइट इसके अंदर रहने वाले हैं, तो एक आपके पास राइट रहेगा डिसअलाउ द न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कोई भी नया पार्टनर अगर आ रहा है तो कोई भी पार्टनर पुराना जो है उसको डिसअलाउ कर सकता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई पार्टनर न्यू एडमिट होता है तो नया पार्टनर सभी पार्टनर्स के एग्री से ही आएगा। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, मान के चलिए यहाँ पे ए बी सी तीन पार्टनर यहाँ पे एडमिट करना चाहते हैं डी को, अब इसके लिए बी एग्री करता है, सी भी एग्री करता है, लेकिन ए एग्री नहीं करता तो उसका एडमिशन होगा ही। तो नया पार्टनर लेने के लिए क्या है, तीनों को एग्री करना पड़ेगा। अगर ए यहाँ पे एग्री नहीं करता तो यानी कि हर पार्टनर्स के पास ये राइट है कि उसके एडमिशन को डिसअलाउ कर सकता है। अगर सारे अलाउ करते हैं तो एडमिट हो जाएगा नया पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर, नहीं तो फिर वो डिसअलाउ करने का राइट सबके पास होता है। रिटायरमेंट का राइट होता है भी, लेकिन रिटायरमेंट जो है अगर आपको रिटायरमेंट चाहिए किसी भी पार्टनर को तो रिटायरमेंट आफ्टर ए पब्लिक नोटिस, मतलब रिटायरमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए आपके पास क्या चाहिए भी आपको देखो क्या कर सकते हैं हम, रिटायरमेंट आफ्टर ए नोटिस, रिटायरमेंट आफ्टर ए पब्लिक नोटिस, कभी भी किसी भी पब्लिक नोटिस के बाद क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब हमें क्या करना है, एबीसी पार्टनर हैं, जो भी पार्टनर का नाम होगा XYZ, यहाँ पे जो है जेड जो है अभी रिटायरमेंट लेना चाह रहा है, और जिसके जब भी रिटायरमेंट की जरूरत है, जिस भी पार्टनर की इच्छा है रिटायरमेंट से, अपने बिल के अकॉर्डिंग वो रिटायरमेंट ले सकता है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। जैसे वो नोटिस इशू कर देता है उसके बाद ऊपर रिटायरमेंट
ले सकता है। एक हमारा इसके पास आ जाता है जॉइंट ओनरशिप, वो हमने पढ़ ही चुके हैं फीचर्स के अंदर कि हर एसेट्स के ऊपर आपका जो है पार्टनर्स की जॉइंट ओनरशिप होती है। एक इसके अंदर पॉइंट बन सकता है भी आपके पास राइट होता है रिसीव द पेमेंट। एक राइट ये भी होता है रिसीव द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अगर उसने कोई भी फर्म के बिहाफ में पे किया है कुछ भी तो वो रिसीव करने का राइट होगा। अब इस लाइन का मतलब ये बनता है कि मान के चलिए आपके पास जो भी पार्टनर्स हैं उनमें से कभी भी फर्म को कोई पेमेंट करनी है या कोई एक्सपेंसेस हैं फर्म के, वो एक्सपेंसेस पे करते हैं, मतलब कोई भी खर्चे थे एक्सपेंसेस, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी बिल है, टेलीफोन बिल है, वो हमें पे करना है। और वहां पे क्या है, 3 पार्टनर है, ए और बी सी। अब यहाँ पे जो बिल है वो सी पे कर देता है। अब फर्म बिल किसका है, फर्म का, पे कौन करता है, सी पर्सनली पे करता है, मतलब फर्म से नहीं पे करता, अपनी पर्सनल जेब से पे करता है। तो ये जो उसने बिल पे किया फर्म के नाम कौन बिहाफ, फर्म के बिहाफ पे जो खर्चा कर रहा है वो रिसीव करने का राइट होगा किससे, फर्म से। वो पैसा वो फर्म से लेगा क्योंकि बिल किसका है, फर्म का, तो पैसा कौन देगा, फर्म देगा। अगर बाई चांस एक टाइम सी ने दे दिया वापस ले लेगा, ए ने दे दिया ए वापस ले लेगा, बी ने दे दिया वो वापस ले लेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं भी राइट्स ऑफ ए पार्टनर। तो इस तरीके से आपके ये हमने पढ़े हुए भी फीचर्स एंड राइट ऑफ द पार्टनर्स। हमने पार्टनरशिप डीड की फीचर पढ़ी, हमने पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ा, भी राइट्स पढ़े, ड्यूटीज हम पढ़ रहे हैं। ड्यूटीज तो वही आपकी सिंपल है कि हमने ऑलमोस्ट गुड फेथ के साथ काम करना है, एक अच्छी नीयत के साथ काम करेंगे भी। ठीक है, जो कंप्लीट ट्रू इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स हो पे करेंगे, आपके अकाउंट्स के अंदर जो भी आप लिख रहे हैं वो सही सही लिखेंगे, सच्चाई लिखेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है आपके अलग जितने बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं सबको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको फुल इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर प्रोवाइड करवानी चाहिए और फुली डिवोशनल फुल अटेंशन के साथ हमने अपने बिजनेस को रन करना चाहिए, यही हमारी ड्यूटी बनती है। तो यहाँ हमने 2 पॉइंट को डिस्कस किया, फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, मीनिंग फीचर्स एंड राइट ऑफ द पार्टनर्स। नेक्स्ट हम अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आने वाली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम पार्टनरशिप डीड ना बनाए तो फिर कौन से रूल इंप्लीमेंट होंगे, या इसके बाद जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।